सो वेलकम टू क्लास फिजिक्स क्लास 9th। ओके, चैप्टर क्या है आज का? मैटर इज मैटर अराउंड अस। और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ठीक है। ये क्यों लगा हुआ है ये अभी हम समझेंगे क्यों लगा हुआ है। ये पूछ रहा है मैटर, दिस मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब प्योर है जो मैटर। मैंने बताया था आपको मैटर क्या होते हैं, जिसके पास ओपाइज स्पेस होता है, अपोपाइज स्पेस होता है और क्या होता है, मास होता है। दो चीज होती है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। पिछले चैप्टर मैंने बताया था जो कि फर्स्ट चैप्टर है, पूरे मैटर भी है। मैंने कहा था मैटर सब जगह है। अब मैटर सब जगह है तो पूछ रहा है मैटर प्योर है या अनप्योर है, वही चीज पूछ रहा है। मैटर जो सब जगह उपलब्ध है, मतलब सब जगह है, तो वो कह रहा है प्योर है या अनप्योर है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर है या अनप्योर है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, यहाँ पर लिखा रहता है प्योर घी है, प्योर मिल्क है, यहाँ तक कि प्योर वाटर आता है, ठीक है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। अब उसे आप क्या कह सकते हैं, वो प्योर है। अगर आप किसी साइंटिस्ट के पास जाते हैं और यही वाटर लेकर जाते हैं, मतलब फिल्ट्रेट वाटर, या फिर दूसरी चीज़ ले सकते हैं प्योर मिल्क जो लिखा रहता है वहाँ पर, अगर वो चीज़ आप किसी साइंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये प्योर है, तो वो साइंटिस्ट का क्या प्योर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि जो प्योर चीज़ होती हैं, मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो एक टाइप ऑफ मैटर से बने होते हैं, एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये कह सकते हैं आप। सो प्योर क्या है, वह सब्सटेंस जो किससे कॉन्सिस्ट होता है, मतलब किससे बनता है, एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने पार्टिकल्स बताया था, मैटर से बताया था पिछले चैप्टर में। तो पार्टिकल्स आप जानते होंगे, उनके पास स्पेस होता है पार्टिकल्स के पास। जब भी शुगर के पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में चले गए थे, वाटर के पार्टिकल की, सो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, वो क्या होता है, प्योर होता है। डिफिनेशन लिख लीजिए, अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के पार्ट देख लेते हैं हम। अब कौन कौन से पार्ट है प्योर के, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आप सोचेंगे एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट आपने पढ़ा था होगा पुरानी क्लासेस में, कंपाउंड भी पढ़ा होगा, जैसे एटम पढ़ा होगा, एलिमेंट पढ़ा होगा। वैसे ये दोनों चीज पढ़ी होंगी, पर उतना एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट क्या होता है। अब एलिमेंट क्या होता है, वह सब्सटेंस जो किससे बना होता है, जो वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है। यहाँ पे लिख देते हैं एटम, वन टाइप ऑफ एटम, जो किससे कॉन्सिस्ट है, मतलब किससे बना है, एक ही टाइप के एटम से बना है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। प्योर किसे कहते हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने, उसे हम प्योर कहते हैं, ठीक है। अब अनप्योर में क्या आता है, वो मिक्सचर आते हैं, वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। ये चार्ट बना है, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। बड़ी आसानी होगी समझने के लिए कि प्योर के बाद क्या, प्योर में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ये कुछ आगे का इंट्रोडक्शन का निचोड़ मान लीजिए, ठीक है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंपाउंड हो जाते हैं, मतलब केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या कंबाइंड हो जाते हैं, एलिमेंट। कितने, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड हो जाते हैं, केमिकली कंबाइंड, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं, इस तरह में यहाँ पर इसकी डिफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। मैं पूरी नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब कंपाउंड क्या है, मैंने बता दिया था,
कंपाउंड किससे बने होते हैं, ठीक है। तो वो डिफिनेशन की तरह मैं आगे जोड़ देता हूँ। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ किससे, 2 और मोर, क्या याद रखना, 2 और मोर एलिमेंट से बने होते हैं। एलिमेंट से, ये एलिमेंट मैंने बताया था क्या होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, केमिकली कंपाउंड होते हैं, उसे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब इतना तो हमने देख लिया। अब एलिमेंट के भी पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं एलिमेंट के। कौन कौन से आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। और मेटलॉइड, आप इन तीनों शब्द का मतलब जरूर जानते हैं, कौन कौन से हैं। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, तीसरा मेटलॉइड है। अब इसकी मेटल आप कैसे पहचानेंगे, इसको मेटल हम कब कहते हैं, ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। आपने ये तीनों चीज़ समझी होंगी, पर यहाँ पर एक रिवीजन की तरह हम देख लेते हैं। सो हम मेटल कैसे मानेंगे कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, कैसे मानेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए मेटल है, ठीक है, इसकी अलग प्रॉपर्टी होंगी, इसकी उल्टा प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। जो इसकी होंगी वो इसकी नहीं होंगी, और इसकी जो होंगी वो इन दोनों को मिलाकर होंगी। तो आपने नाम सुना हो जो मैनिएबल का। मैनिएबल क्या होता है, हम मेटल को जब मैनिएबल प्रॉपर्टी कहेंगे तो मेटल को क्या कह सकते हैं, एक मेटल को हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम फाइल देखी होगी, उसे आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल है, ठीक है, उसे आप मार कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी है। अब डक्टिलिटी क्या होती है, आप किसी एक वायर ले लीजिए, कोई सी भी वायर ले लीजिए, वो किससे बनी होती है, वो मेटल से बनी होती है। कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, वो इसी प्रकार बनाई जाती है, ठीक है। किसी मेटल को ले लिया, उसको कॉपर में उसे जब वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। लस्टरस, आपने देखा है मेटल्स के पास शाइनिंग होती है उनकी, ठीक है। तो उस शाइनिंग को हम किस प्रॉपर्टी से कहते हैं, किस प्रॉपर्टी से, लस्टरस से। एक प्रॉपर्टी आपने और सुनी होगी, कौन सी है, सोनोरस। सोनोरस क्या है, हर एक मेटल आवाज़ करता है, आप इसको बजाएंगे तो आवाज़ बहुत करेगा। पर नॉन मेटल क्या है, इसी की उल्टा प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैनिएबल मैंने क्या बताया था, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, पर इसको नहीं कर सकते। आप एग्जांपल एक वुड ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा, उसे आप मारेंगे तो शीट की तरह नहीं कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज़ डक्टिलिटी में तार में कन्वर्ट करते हैं, पर नॉन मेटल में नहीं होगा। एक वुड तार की तरह नहीं कन्वर्ट हो सकती, ठीक है। थर्ड क्या लिया था, थर्ड ये लिया था कि साइन करते हैं। अब मेटल साइन नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी, नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं, मेटल साइन करते हैं, ठीक है। तो इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होंगे वो इसके अपोजिट हैं। ये हार्ड होगा तो ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। और जो मेटलॉइड होगा ये इन दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सचर होगा। ये मान लीजिए ये मेटलॉइड होता है। हमने ये चार्ट समझ लिया, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मिक्सचर। अभी हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस। अब क्या पढ़ रहे हैं, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा, ये मेनली क्या हो सकता है, अनप्योर ही होगा, क्योंकि प्योर में क्या देखा था हमने, प्योर में देखा था सब्सटेंस जो कॉन्सिस्ट होते हैं एक टाइप ऑफ पार्टिकल से। अब मिक्सचर क्या होगा, अब मिक्सचर वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस मैंने बताया था क्या होते हैं, और जब दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। ये किस में आते हैं, ये अनप्योर में आते हैं, तो मिक्सचर क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा किससे बने हैं, प्योर पार्टिकल से। इसमें कोई केमिकली कंपाउंड नहीं होता, ठीक है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं मिक्सचर को बाय केमिकली प्रोसेस, पर कंपाउंड को नहीं कर सकते। अब मिक्सचर के भी 2 पार्ट है, एक बार हम देख लेते हैं मिक्सचर के 2 पार्ट कौन कौन से हैं। कौन कौन से 2 पार्ट है, सिंपली होमोजीनियस, सेकेंड हेट्रोजीनियस, HETEROGENOUS, ठीक है। कौन से हैं,
हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब आप सोच रहे होंगे इस शब्द का मतलब क्या है, मतलब ये क्या होते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस आपने देखा कोई सब्सटेंस होते हैं वो मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम लेते हैं शुगर लेते हैं और क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। आप शुगर को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब डिजॉल्व हो जाएगा, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, ठीक है। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एक हम वाटर में पत्थर डाल लेते हैं, ठीक है, या फिर गेहूं डाल लेते हैं, उसके पास वो अलग रहेगा, गेहूं अलग रहेगा और क्या रहेगा, वाटर अलग रहेगा, उसके पास खुद की बाउंड्रीज रहेंगी। अब इसकी डिफरेंस क्या हुए, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है सारे डिफरेंस, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब होमोजीनियस के जो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हैं वो इसके उल्टा ही होंगी, ठीक है, होमोजीनियस से उल्टा ही होंगी। अभी तो आप चीज़ समझ ही गए होंगे, डिफरेंस में यही चीज़ होता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है टुगेदर, ठीक है, मैंने बताया था कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। पहली चीज़ ये है कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता होगा, फिर मैंने एग्जाम्पल क्या दिखा, आपने वीट मिला लिया, मतलब गेहूँ मिला लिया किसमें, वाटर में, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। अब सेकेंड चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, बायोमास से होता है। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होगा, अब इसका रेशियो होता है, मतलब रेशियो बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो एग्जांपल लिया था वाटर और किसका, शुगर का। अब वाटर का तो रेशियो ज़्यादा था उसमें, शुगर का कम था देखा जाए। अब ये कैसे होता है, जब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेशन अभी आगे है मिक्सचर का, ठीक है, जब इसको सेपरेट करते हैं तो जो इसका सेपरेशन निकलता है वो इक्वली होता है, मतलब इक्वल रेशियो उनका। तो ये हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है किसका, होमोजीनियस में। अब इसमें इसी का उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन लिखा हुआ है यहाँ से देख लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब इसमें आ जाते हैं फिर से, अब मतलब होमोजीनियस पूरी तरह क्या होता है, वो घुल जाता है, तो उसके पास कोई बाउंड्री तो रहेंगी नहीं, पूरी तरह घुल गया है, कोई बाउंड्री नहीं रहेंगी। तो ये भी प्रॉपर्टी होगी, इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, इसके पास बाउंड्री रहेंगी क्योंकि इसके पास बाउंड्रीज रहेंगी क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है, पूरी तरह घुला नहीं। अब ये क्या है, इसके भी पार्ट हैं, ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। होमोजीनियस जैसे मिक्सचर के पार्ट थे, होमोजीनियस के भी ट्रू सोल्यूशन और एलॉय। एलॉय बहुत थोड़ा सा बताया गया है आपकी क्लास में, एलॉय और ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन आप सोल्यूशन ही मान सकते हैं, सोल्यूशन ही, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस के कितने हैं, ठीक है, कोलाइड्स और सस्पेंशन, दो चीज हो गए। आपने इसे क्या देख लिया, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस समझ लिया, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस समझ लिया, इसके डिफरेंस समझ लिए जो कि पेपर में अक्सर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हमने आगे की चीज भी देख ली, क्या हुआ, होमोजीनियस में कितने आए, होमोजीनियस में मैंने बताया था एलॉय और सोल्यूशन है, मतलब ट्रू सोल्यूशन वही सोल्यूशन हो गए, दो चीज आई। अब हेट्रोजीनियस में क्या है, सस्पेंशन आया और कोलाइड आया। अब ये तो कंफर्म हो गया, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो इनके पास प्रॉपर्टी जरूर होंगी, और जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी होमोजीनियस की वो इनके पास प्रॉपर्टी होंगी, कंफर्म है। अब एलॉय क्या होता है पहले ये देखते हैं, डिफिनेशन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से, वहाँ पर लिखी हुई है, आपको मैं हिंदी बताता हूँ और हिंदी में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। एलॉय क्या होता है, दो मेटल्स का मिक्सचर। एलॉय क्या है, दो मेटल्स का मिक्सचर है जो सेपरेट नहीं होता, किससे, फिजिकल, अगर फिजिकली हम अलग करें उसे तो सेपरेट नहीं होगा। जैसे एक ये मिक्सचर होते हैं ना, ये फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं, पर जो एलॉय होता है वो फिजिकली सेपरेट नहीं होता। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर, जिंक कॉपर, ब्रास आपने सुना होगा, ब्रास, उससे क्या बनता है, ये जिंक कॉपर से दो क्या है, ये मेटल है, दो मेटल है, जिंक कॉपर, और क्या बना इससे, ब्रास बना। अब इसे फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, एलॉय होता है। अब सेकंड चीज क्या देख लें, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल नहीं लेते अभी समझते हैं इसे। सोल्यूशन क्या है, दो पार्टिकल्स, ठीक है, दो सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं कंप्लीटली मिक्स होते हैं,
वो होमोजीनियस में रहता है, सोल्यूशन होमोजीनियस में रहता है। जैसे होमोजीनियस मिक्स हो जाता है, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, वैसे ही सोल्यूशन जब मिक्स होता है, ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अब एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मान लीजिए क्या है, वाटर, सेकंड चीज़ शुगर ले लेते हैं। अब जब इसको मिक्स करेंगे तो उसका क्या बनेगा, क्या कहते हैं हम उसे, शुगर सोल्यूशन। अब आप सोच रहे हैं सोल्यूशन ये तो ट्रू सोल्यूशन क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन भी आपने सुना होगा ना, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिखा है, सॉल्व लिख दिया, सॉल्व लिखा है, सोल्यूशन है। अब ट्रू सोल्यूशन क्या है, ट्रू सोल्यूशन मान लीजिए आपने दो मिक्सचर ले लिया, एक क्या ले लिया, शुगर सोल्यूशन, दूसरा क्या ले लिया, साल्ट सोल्यूशन, दो सोल्यूशन ले लिया। अब जब ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह कंप्लीटली मिक्स, क्या, शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल भी पूरी तरह क्या हो जाए, मिक्स हो जाए एक दूसरे में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अलॉय भी समझ लिया, सोल्यूशन भी क्या समझ लिया, ट्रू सोल्यूशन भी समझ लिया, होमोजीनियस भी समझ लिया। अब सेकेंड चीज आते हैं हेटेरोजीनियस के पार्ट्स में, सस्पेंशन और कोलाइड्स। सस्पेंशन क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर, और उसमें क्या हुए थे, पड़े थे गेहूं, मतलब व्हीट पड़े हुए थे। अब उसी तरह का एग्जाम्पल है, मतलब वह सोल्यूशन, मतलब वह मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है, वो मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स लार्ज हों, मतलब जिसके पार्टिकल्स लार्ज हों, मतलब वाटर में व्हीट के पार्टिकल्स लार्ज थे, ठीक है, तो एक पार्टिकल लार्ज है, वो दिखते रहते हैं। तो उसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, जब मैंने कहा कि एक पार्टिकल जिसका लार्ज है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, क्या है, व्हीट है, वो लार्ज है और सॉलिड भी है, तो ये इनसॉल्यूबल होगा। मेनली आप समझ लीजिए सस्पेंशन क्या होता है, जिसके एक पार्टिकल लार्ज होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लिया, वाटर में हमने व्हीट डाल दिया, उसका पार्टिकल्स लार्ज है, सॉलिड है, इनसॉल्यूबल, मतलब मिक्स भी नहीं होगा, सोल्यूशन भी नहीं बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब बात आई कोलाइड्स की। कोलाइड्स क्या होते हैं, फिर वो भी तो हेटेरोजीनियस में आते हैं, ठीक है, ये भी हेटेरोजीनियस में आता है। कोलाइड्स क्या होते हैं, अब कोलाइड्स का हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद इसे समझेंगे। आपने सोप सोल्यूशन ले लिया, अब आप कहेंगे सोप बिल्कुल मिक्स तो हो गई, सोप आपने वाटर में मिक्स की, ठीक है, वो सोप मिक्स तो हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स हल्का हल्का दिखते रहेंगे, आप सोचेंगे कि वो होमोजीनियस है, क्योंकि पूरी तरह मिक्स हो गई होगी, उसके पार्टिकल बिल्कुल छोटे होंगे, पर वो होमोजीनियस में नहीं आते। होमोजीनियस में कोलाइड्स नहीं आता, किस में आता है, हेटेरोजीनियस में आता है, उसके हल्के हल्के पार्टिकल्स दिखते रहते हैं। अगर आप क्या कहते हैं, टॉर्च ले लेंगे एक और उससे सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उसमें पाथ दिखेगा। और कोई सोल्यूशन ले लीजिए, मान लीजिए कोई ये इस सस्पेंशन सोल्यूशन ले लीजिए, तो इससे तो जो पाथ होगा टॉर्च के लाइट का वो तो दिखेगा नहीं, पर इसमें दिखेगा। ऐसा क्यों, जो इसके मतलब पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, फैला रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके अंधेरा वाला कमरा है, वहाँ पर एक रोशनी आ रही है, सन की रोशनी आ रही है, बिल्कुल छोटे से छेन से आ रही है रोशनी। अब उसमें पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, पार्टिकल्स अगर आप ऐसे हवा में करते हैं तो पार्टिकल्स उसमें उस जो रोशनी आ रही है उसमें आपको दिखते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमते हुए। अब वो आपको क्यों दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर रहे हैं, मतलब जो लाइट आ रही है उसको स्कैटर कर रहे हैं। तो जो उसका पाथ है, जो ये लाइट आ रही है वो पाथ आपको दिख रहा है, किसके, उसके स्कैटर पार्टिकल्स लाइट स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए आपको पाथ दिख रहा है। वो क्या कहता है, कोलाइड्स कहलाते हैं। कोलाइड्स की डिफिनेशन मैं आप बता देता हूँ।
अब कोलाइड की दृष्टि से हमने क्या देखा कि ये जो लाइट है, जब हम एक तरफ से लाइट लगाते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया था, एक सन का लिया था और दूसरा सोल्यूशन मतलब सोप सोल्यूशन में लाइट पास कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है। अब यही प्रॉपर्टी, ठीक है, यही प्रॉपर्टी क्या है, यही प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाती है, कोलाइड सोल्यूशन कहलाती है। अब टेंडल इफेक्ट क्या होता है, टेंडल इफेक्ट आप सोचते होंगे टेंडल इफेक्ट क्या होता है। मैंने कहा था कि जो पाथ दिख रहा है आपको स्कैटर करता हुआ, जब आपको पाथ दिखा, जो पाथ दिखा वही आपका टेंडल इफेक्ट कहलाता है। जो स्कैटरिंग पाथ होता है किसका, कोलाइड्स में लाइट्स का जो स्कैटरिंग पाथ होता है वही आपका टेंडल इफेक्ट कहलाता है। अब अपने सेकंड टॉपिक में आते हैं। हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड किस पे बेस्ड होता है, ये जो मैंने चार्ट बनाया ये भी समझेंगे किस पे बेस्ड होता है। ये सल्यूट और सॉल्वेंट पे बेस्ड होता है, इनके कोलाइड्स के सल्यूट और सॉल्वेंट पे बेस्ड होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सल्यूट सॉल्वेंट समझ लेता है। सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट ऐसे समझ लेते हैं। आपने वाटर में मैंने वाटर सोल्यूशन मतलब साल्ट सोल्यूशन लिया। अब साल्ट सोल्यूशन में कैसे बनाए, शुगर और वाटर से बनाए। अब उसमें सल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। सल्यूट जो हमने कम डाला है, मतलब जिसकी मात्रा कम है, जैसे शुगर है, सल्यूट क्या है, जो शुगर है वो सल्यूट होगी। इसी तरह अगर साल्ट सोल्यूशन में आते हैं तो साल्ट क्या होगा, सल्यूट होगा। और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये समझ लिया। और जब कोलाइड में जाते हैं तो सल्यूट सॉल्वेंट बदल जाता है। इसको हम तो डिस्पर्स फेस हम किसे कहेंगे, सल्यूट को, ठीक है। जो चीज़ हम सल्यूट में मानते थे इसमें हम कोलाइड्स में डिस्पर्स फेस में मानेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट हो जाता है। डिस्पर्स फेस किसे मानेंगे, जो सॉल्वेंट था, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा थी, जैसे वाटर था, ठीक है, वाटर की मात्रा ज़्यादा थी, उसे हम डिस्पर्स मीडियम कहेंगे। अब इससे क्या होता है, जो कोलाइड्स होते हैं, अगर 2 कोलाइड्स हैं, सॉलिड, तो उससे क्या बनेगा, उससे सॉलिड सॉल्व बनेगा। और सेकेंड चीज, अगर लिक्विड है, डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, मतलब सॉलिड में ये लिक्विड अंदर है, बोलो। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड सॉलिड, डिस्पर्स फेस लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड। मतलब डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या बताया था मैंने, सॉल्वेंट बताया था, ये सॉल्यूट बताया था। इस कोलाइड में जब आते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। अब जब सिंपल सोल्यूशन में होते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही रहता है। अब सॉलिड में मतलब डिस्पर्स मीडियम ये है, सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स है, मतलब उसमें है, तो उसे क्या कहेंगे, हम जेल कहेंगे। अब आपने जेल देखा होगा, जो बाल में मान लीजिए लगाते हैं, वही जेल मान लीजिए, तो वो कैसा, वो सॉलिड जैसा होता है, ठीक है, सॉलिड जैसा मतलब गाढ़ा होता है, सॉलिड जैसा, पर लिक्विड जैसा बहता रहता है, लिक्विड जैसे वो बहता रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सॉलिड सॉल्व कहेंगे। अब सॉलिड मतलब डिस्पर्स मीडियम, सॉलिड में अगर गैस प्रेजेंट होगी, इसमें क्या लेते हैं हम, फोम लेते हैं जो दब जाता है, सोखता कह सकते हैं, ठीक है। अब वो सॉलिड होता है और सॉलिड में क्या होती है, गैस प्रेजेंट होती है। जब भी क्या होता है, जब भी वो दब जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सॉलिड फॉर्म कहेंगे। सिंपली इसी प्रकार ये लिक्विड है, लिक्विड के तीन है, गैस के 3 है। पहले आप इसे याद करने के लिए, पहले सॉलिड के 3 है, लिक्विड के 3 और गैस के 2 होते हैं। इसी प्रकार सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड, ये लिक्विड लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये देख लेते हैं, समझ गए। अब बड़ा इसका देख लेते हैं मोटा, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ एनसीईआरटी में बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लिक्विड से क्या बनेगा, लिक्विड से क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मिल्क, 2 लिक्विड होते हैं, उससे क्या बनेगा, इमल्सन। गैस और लिक्विड से क्या बनेगा, मतलब लिक्विड में गैस प्रेजेंट है, ठीक है, उससे क्या बनेगा, फोम बनेगा। अब सॉलिड गैस से क्या बनेगा, सॉलिड गैस से कौन सा कोलाइड्स बनेगा, एस्ट्रॉल बनेगा। अब लिक्विड गैस से क्या बनेगा, एस्ट्रॉल बनेगा, दोनों से, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली
क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉइड्स, ये किस पे बेस होता है? सैल्यूट और सॉलिड, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस बताया, ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। उसी प्रकार मैंने बताया ये किस पे बेस होता है? ये सॉलिड मतलब कि किस पे बेस होता है? सैल्यूट और सॉलिड पे। सेकेंड टॉपिक में आप जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन। अब इस वर्ड्स का मीन क्या है? ठीक है, ये हमें क्या बताता है? ये कंसंट्रेशन बताता है किसी सोल्यूशन में कितना सैल्यूट पड़ा हुआ है, कितना सैल्यूट है, एक मात्रा, अमाउंट ऑफ सैल्यूट बताता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम कंसंट्रेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ, जितनी अमाउंट होती है किसमें? सैल्यूट की, किसमें? लिक्विड या फिर कोई भी सोल्यूशन में जितनी अमाउंट होती है सैल्यूट की, वो बताता है कितनी अमाउंट है, वो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की परसेंटेज हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कौन कौन से? मास बाय मास से, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम से, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। मास बाय मास देख लेते हैं, मास बाय मास से कैसे है, ठीक है। मास बाय मास से ऊपर हमने मास, सिंपली है, अगर हमें मास बाय मास का मतलब मात्रा निकालनी हो, कोई मास बाय मास से तो मात्रा निकालनी हो सैल्यूट की, तो हम क्या लिखेंगे? पहले ऊपर सैल्यूट का मास लिख देंगे, मतलब परसेंटेज निकालना हो मास बाय मास से, तो क्या है? ऊपर सैल्यूट का मास लिख देंगे, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन, पूरा जो सोल्यूशन होगा उसका मास लिख देंगे। मान लीजिए हमने एक शुगर सोल्यूशन लिया, तो हमने उसमें शुगर कितनी डाली उसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो मास बाय मास से कैसे निकालेंगे? पहले सैल्यूट उसमें कितना डाला है वो लिख देंगे, और पूरा सोल्यूशन कितना है, उसका मास कितना है वो लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या जाएगा हमारा? उस मतलब मात्रा आ जाएगी, हमने उसमें सैल्यूट कितना डाला है उसका परसेंटेज आ जाएगा। अब सेकंड चीज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम से, मास बाय वॉल्यूम से यहाँ पर क्या होगा? अब इसमें क्या है? मास बाय वॉल्यूम में ऊपर हम इसी प्रकार सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम से निकालना हो हमें परसेंटेज, तो ऊपर मास ऑफ सैल्यूट रखेंगे, ठीक है, सैल्यूट और सॉल्वेंट आप जानते हैं, मास ऑफ सैल्यूट रखेंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे, पूरा वॉल्यूम रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तीसरा किससे निकालते हैं परसेंटेज? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, ओके। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से निकालना हो परसेंटेज, वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट। अब सैल्यूट क्या होता है? जो हमने डाला हुआ है, मतलब जिसकी मात्रा कम है, शुगर सोल्यूशन मान लीजिए, जिसकी शुगर सोल्यूशन में जिसकी मात्रा कम है शुगर, उसे हम सैल्यूट कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट लिख देंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या निकाल आएगा? हमारा परसेंटेज निकल आएगा, किसका? कितना हमें अमाउंट डाला है सैल्यूट, उसका परसेंटेज निकल आएगा। ये हमारा कंसंट्रेशन आ गया। अब सेकेंड वर्ड में आते हैं, मतलब सेकेंड टॉपिक में आते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने ये वर्ड सोचा होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड पहले किस में आते हैं? सैचुरेटेड में। अब कोई हम सोल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं। अब शुगर सोल्यूशन बनाते समय एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हम उस फिक्स टेम्परेचर में कितना, वहाँ तक हम कितना वो सैल्यूट डाल सकते हैं, उतना सैल्यूट डालें कि जहाँ तक उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब वो डिजॉल्व करना सैल्यूट को बंद कर दे। अगर वो वहाँ पर डिजॉल्व करना, मेनली इसका मोटा मोटा देख लें सैल्यूट का, जब सैल्यूट को डिजॉल्व करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक फिक्स टेम्परेचर पे। और अनसैचुरेटेड टेम्परेचर क्या कहते हैं? एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे जब सॉल्यूशन अभी और सैल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, तो क्या कहता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, मैंने शुगर डाला, अभी डालता जा रहा हूँ क्योंकि वह भी डिजॉल्व करता जा रहा है। अब उसे कब तक डिजॉल्व करता रहेगा, ठीक है। अब ऐसा समय आएगा जब शुगर मतलब वाटर डिजॉल्व करना शुगर को बंद कर देगा, सैल्यूट को बंद कर देगा, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाएगा? वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कहलाएगा? एक फिक्स टेम्परेचर पे जब मैंने सोल्यूशन क्या लिया, शुगर सोल्यूशन, उसे मैंने क्या घोला? शुगर को घोला। अब घोलता गया, ऐसा समय ना आने दिया, ठीक है, पहले ही मैं रुक गया,
मतलब वो डिजॉल्व कर रहा है अभी और डिजॉल्व कर रहा है, पर मैंने डाला नहीं, मैंने शुगर नहीं डाला अभी और नहीं डाला, तो क्या कहलाता है? वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। मतलब सैचुरेट अभी नहीं हुआ, अनसैचुरेट है, मतलब अभी उसमें और डिजॉल्विलिटी है वाटर में कि अभी और शुगर को डिजॉल्व कर सकता है, पर मैंने डिजॉल्व नहीं किया, तो वो क्या कहलाता है? वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। दो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसके देख लेते हैं मोटा मोटा हर एक चीज़ डिफिनेशन के तौर पर। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बताया था क्या होता है? जिसका मास मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना सल्यूट घुल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर में कितना सल्यूट घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। एक फिक्स टेम्परेचर में। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। वो कैसे? टेम्परेचर से। अब मान लीजिए आपने 100 ग्राम ही वाटर में शुगर डाली, ठीक है, कुछ शुगर पड़ी एक फिक्स टेम्परेचर में, कुछ शुगर पड़ गई, ठीक है, मान लो आपने कुछ शुगर डाली, इसके बाद आपको चाहिए कि अभी और शुगर डाल जाए, आपने उसे हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? अब उसकी डिजॉल्व करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? और डिजॉल्व करेगा। वो किसमें? 100 ग्राम किसमें? वाटर में अब और डिजॉल्व कर सकता है। इसी प्रकार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी है। मैं बताना भूल गया था। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अगर आपको पेपर में अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, वो अनसैचुरेटेड कब बन जाएगा? ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था? उसके जब तक डिजॉल्व कर सकते हैं, हमने शुगर को डिजॉल्व किया, ठीक है, वो क्या हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अब अनसैचुरेटेड कब बनेगा? जब इसे हम हीट करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, और डिजॉल्व कर सकता है अपने शुगर को, और डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर। तो वो अभी क्या हीट करने से क्या बन गया? वो अनसैचुरेटेड बन गया। तो ये हम कह सकते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बन सकता है कब? हीट करने पर। इसी प्रकार सॉल्युबिलिटी भी है। हमने सॉल्युबिलिटी समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किस प्रकार से किए जाते हैं, कैसे उन्हें अलग किया जाता है, उसके कौन से मेथड हैं, ठीक है, हम देखते हैं। फिल्ट्रेशन है पहला, दूसरा मैग्नेट है, तीसरा सब्लिमिनेशन है, चौथा एवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन सबको हम एक तरह से समझते हैं। पहला क्या है? फिल्ट्रेशन कैसे होगा? आपने कभी चाय बनाई है, टी बनाई होगी, ठीक है, उसमें जब आप चाय की पत्ती होती हैं और चाय को अलग करते हो, तो बीच में फिल्टर मतलब उसकी पत्तियों को अलग करने के लिए और चाय को अलग करने के लिए बीच में उसे फिल्टर करते हो, तो छन्ना रख के उसे अलग करते हो, तो वही उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? एक पार्टिकल्स बड़ा है, एक पार्टिकल छोटा है। चाय का पार्टिकल छोटा था और जो रेडियस बचा था चाय की पत्ती, उसका पार्टिकल बड़ा था। इसमें साइज मैटर करता है। डिफरेंस क्या है? इसमें साइज है, साइज डिफरेंस, इसलिए फिल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरा क्या है? मैग्नेट। अब मैग्नेट में कैसे फिल्ट्रेशन होता है? बहुत सारे आपके, मान लीजिए आप कूड़े कबाड़ में जाते हैं, वहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन कौन से लोहे की चीज़ पड़ी है, तो आप वहाँ पर मैग्नेट कर देंगे तो आपको सारे लोहे की चीज़ निकल आएंगी। तो वहाँ से क्या है? कूड़े कबाड़ से आपने क्या लोहे की चीज़ें निकाल ली। वो कैसे? मैग्नेट की वजह से। जिसमें क्या था? एक ऐसी चीज़ थी जो अट्रैक्ट करती, मतलब मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर सकता था और दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। ये डिफरेंस था इसमें। जब भी सेपरेशन हो सका। तो
मैग्नेट हो चुका। सब्लिमिनेशन हमने पहले ही पढ़ा था, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है तो उसे सब्लिमिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, दो चीज़ डाल देते हैं, जैसे नेप्थिलीन बॉल होती है, वो डायरेक्ट सॉलिड होती है और गैस में चेंज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो चीज़ों को अलग करने के लिए कि ये सब्लिमिनेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में आते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, ये भी मैंने पहले टॉपिक्स में बताया, पर एक बार फिर देख लेते हैं। जब कोई चीज़ आप बाहर रख देते हैं, ठीक है, और वो टेम्परेचर के मतलब एक नॉर्मली टेम्परेचर में वो एवापोरेट हो जाता है वाटर, तो वो एवापोरेशन कहलाता है। अब इसी चीज़ से हम अलग कैसे कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर को अलग कैसे कर सकते हैं। दो मिक्सचर हैं, ठीक है, दो मिक्सचर हैं, मान लीजिए शुगर है, ठीक है, शुगर है और शुगर सोल्यूशन है। तो शुगर को हम अलग करना है, किससे, वाटर से अलग करना है। तो हम नॉर्मली धूप में रख देंगे तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, शुगर बचेगा। तो वही क्या है, इसमें क्या है, एवापोरेशन होता है उसी। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन को हम इसमें क्या कौन से मेथड होते हैं जिस वजह से हम इसके चीज़ों को अलग कर सकते हैं, सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं जिसमें सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, सॉइल मिक्स्ड है वाटर में। तो हम अब सॉइल और वाटर को कैसे अलग अलग करेंगे, ये तो कर सकते हैं एवापोरेशन से कर सकते हैं। ठीक है, एवापोरेशन से अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन है। वो कैसे, आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ले लीजिए, मशीन में ये ट्यूब डाल दीजिए, ट्यूब डालने के बाद उसे जब वो तेज़ी से राउंड करेंगे तो जो भारी जिसका मास ज़्यादा है वो पीछे आ जाएगा, मिट्टी का मास ज़्यादा था तो वो पीछे आ गए और बाकी चीज़ ऊपर बच गए। तो अब उसे निकाल लेंगे तो पानी गिरा देंगे, लास्ट में क्या बचा, मिट्टी बची। इस प्रकार से हम मिट्टी वाटर को अलग कर सकते हैं, किस वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम हॉट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रिस्टल लिखते हैं, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वो कैसे, हम कॉपर सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इससे हम एक प्योर कॉपर कैसे पाएंगे, ठीक है, मिक्स है बहुत सा इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर कैसे पाएंगे, तो वो कैसे। अब इसका हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। अब उससे हम प्योर कॉपर को और इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर कैसे अलग करेंगे, वो कैसे, हम इसे कुछ देर तक हीट करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कुछ देर तक हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, कुछ वाटर ऊपर चला जाएगा, मतलब एवापोरेट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉपर सल्फेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तो उसके क्रिस्टल अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो कॉपर मतलब प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीचे आ जाएंगे। तो इससे हमने प्योर कॉपर सल्फेट पा लिया इम्प्योर कॉपर सल्फेट से। सो हमने इसका यूज़ किससे किया, किस मेथड से किया, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किया। क्रिस्टल निकाल लिया हमने, किससे, कॉपर सल्फेट के। नेक्स्ट चीज़ में आते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज़ ज़्यादातर कलरों में किया जाता है, कलर पहचानने के लिए, और भी बहुत चीज़ों में किया जाता है। वो कैसे, मान लीजिए एक व्हीकल ले लिया हमने, व्हीकल पानी भर लिया उसमें, और पानी की जहाँ तक पानी भरा हुआ उससे थोड़ा सा ऊपर एक स्ट्रिप लगा दी, वहाँ पर इंक की पॉइंट लगा देते हैं। सीधी पहले हमने स्ट्रिप एक रख दी है, उसमें पानी के जस्ट ऊपर एक इंक की पॉइंट लगा दी है, और इसके बाद जब धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा, ऐसी बात तो नहीं पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, जब कोई कागज़ रखा होगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो जो इंक के जितने भी कलर होंगे उसमें वो धीरे धीरे करके, सो जब पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, किससे, जो हमने इंक डाली थी वो धीरे धीरे पानी ऊपर जाएगा इंक से।
अब जिस हिसाब से जो डॉट में कलर्स होंगे, जितने भी कलर होंगे, जिस हिसाब से उसके जौन सा कलर जितने में वोलेटाइल हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी जितनी होगी उन कलरों की, वो उस हिसाब से ऊपर बनते जाएंगे कलर। तो इससे हम पता लगाते हैं एक इंक में कौन कौन से कलर सेपरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ में आते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन कब होता है? डिस्टिलेशन एक मिनिशियल लिक्विड में होता है, जब बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं लिक्विड, जब ऐसा होता है। अब होता तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वही होता है, पर डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में जब दो सब्सटेंस मतलब दो चीज़ ली हैं अनमिक्सचर करने के लिए, मतलब अनमिक्सचर करने के लिए दो चीज़ ली हैं, उसका जो डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वो 45 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? वो नीचे भी हो जाए जब भी हो जाएगा। अब डिस्टिलेशन कैसे होता है? सो डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? उसमें एक साल्ट सोल्यूशन लेते हैं, उस बीकर में डालते हैं। अब बीकर को हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो हम जब नीचे से एवोपरेट करें पानी को, तो वो मतलब डायरेक्टली इसका मतलब एयर में ना जाने पाए, ऐसे ऊपर से बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो एक तरफ से कंडेंसर लगा देंगे, तो वो जो वाटर होगा जब हम उसे एवोपरेट करेंगे तो वो ऊपर से ऊपर उड़ेगा गर्म होने की वजह से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वो एक जगह समेट के दूसरी ग्लास में आ जाएगा, मतलब कि वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा, बर्बाद नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जब हमने हीट किया वाटर को, तो वाटर एवोपरेट हुआ, साल्ट धीरे धीरे वहीं पर रह गया, वाटर एवोपरेट हुआ। कंडेंसर क्या होता है? एक तरफ से ठंडा पानी आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो एयर इधर से वेपर बने, जब कंडेंसर में गए तो उधर ठंडे होने लगे। ठंडे होने के बाद नेक्स्ट बीकर में, दूसरे बीकर में वाटर के जो वाटर है वो वाटर ही बन के चला गए, इधर वेपर, वाटर इधर वेपर बना, फिर वाटर बन गया उधर। लास्ट में क्या बचा? धीरे धीरे लास्ट में साल्ट बचा, तो हमने वाटर से साल्ट अलग कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह तो हम एवोपरेशन से कर सकते हैं, पर एवोपरेशन से कर सकते हैं, मैं मानता हूँ एवोपरेशन कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें समय लगता है और वाटर डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चला जाता है, या फिर कह सकते हैं एयर मिक्स हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पर इसमें बर्बाद नहीं होता, इसमें डायरेक्ट दूसरे बीकर में चला आ जाता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इसमें 25 डिग्री टेम्परेचर से नीचे, मतलब डिफरेंस कम है, तो ये कैसे होगा? इसमें भी ऐसे जैसे इसकी एक्टिविटी थी वैसी एक्टिविटी है। इसमें क्या है? हम लेते हैं एक अल्कोहल, दूसरा वाटर लेते हैं। अब हम दोनों चीज़ को मिक्स कर दिया, अब हमें अलग करना है इन चीज़ों को, तो कैसे करेंगे? नीचे से हीट प्रोवाइड कर दी, एक बीकर ले लिया, बीकर में दोनों चीज़ मिक्स कर दी, उसमें डाल दिया। अब इसी प्रकार इसमें भी किया, कुछ चीज़ ऊपर से लगा दे जिस वजह से वो इन्वायरमेंट में जो इसके वेपर हैं इन्वायरमेंट में ना जा पाए। उसी प्रकार कंडेंसर लगा दिया हमने। कंडेंसर आप जानते हैं जिस प्रकार से एक तरफ से ठंडा पानी जाता है, दूसरी तरफ से पानी निकल जाता है। तो हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का 78 डिग्री होता है। तो 78 डिग्री तक हमने इसे क्या किया? हीट किया। जब 78 डिग्री इसका टेम्परेचर आ गया तो ये धीरे धीरे एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होके बाद उसी प्रकार जैसे वाटर मैंने बताया था पिछले डिस्टिलेशन में एवोपरेट होगा। इसके बाद जब कंडेंसर में इसके वेपर आएंगे तो ठंडे हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि एक तरफ से ठंडा पानी जा रहा है, एक तरफ से उधर से निकल जा रहा है। तो कंडेंसर में जब जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ अल्कोहल बिल्कुल साफ निकल आएगा और पानी धीरे धीरे वहीं पर रह जाएगा, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और उसका 78। तो 78 तक हमने हीट उसे प्रदान दे दी, तो कंडेंसर से आके सीधे फ्लैश मतलब दूसरे बीकर में आ गया और वाटर वहीं पर रह गया। सो हमने वाटर से अल्कोहल को अलग कर दिया, किस वजह से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो हमने सारी चीज़ पढ़ ली, कैसे हम सेपरेशन करते हैं।